शुरू करते हैं। भाई मैं उम्मीद करता हूँ सारे हेल्दी हैं, आपको किसी प्रकार की कोई जेनेटिकली बीमारी नहीं। देखो जुकाम होना जेनेटिकली नहीं, अगर आपको इस वक्त जुकाम है तो वो जेनेटिकली नहीं, बुखार जेनेटिकली नहीं होता, तुम्हें भी पता होगा, टाइफाइड जेनेटिकली नहीं होता, तुम्हें पता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी को जेनेटिकली बीमारी नहीं है, चाहे नॉर्मल कोई बीमारी हो, कि हो सकता है आप इस वक्त सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो, तो एक अलग बात है। हो सकता है आपको टाइफाइड और टाइफाइड जेनेटिक्स नहीं, क्या हो सकता है मच्छर के काटने से आपको डेंगू हो गया, और डेंगू भी जेनेटिक्स नहीं होता, मच्छर के काटने से होता है। तो हम इस कमरे में जितने भी हैं भाई, फिलहाल हम हेल्दी इंसान है। आपके शरीर में लंबी हड्डियां तो नहीं, एक लंबी हड्डी यहाँ है वाली इमोइडस बोलते हैं, यहाँ पे होती है रेडियल हड्डी, फीमर होती है बहुत लंबी है, टीबिया लंबी है। तो मतलब हमारे शरीर में जो भी लंबी हड्डी है, यहाँ 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 लंबी हड्डियों में भाई गुर्दा होता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। सिंपल। और सुनो, ये गुर्दा सेल बनाता है, आपने आरबीसी सुने? बनाता हूँ ना मैं, सिंपल। डब्ल्यूबीसी मैं बनाता हूँ, प्लेटलेट्स मैं बनाता हूँ, मैं तो लिम्फोसाइट नाम के सेल भी बनाता हूँ। और इन सेलों में डीएनए में जीन होते हैं, और वो जीन एंजाइम बनाते हैं, और वो एंजाइम इम्यून सिस्टम से काम करवाते हैं। भाई पहले सीख लो। देखो, अगर आप स्वस्थ हो इसका मतलब आप मस्त हो, आपके शरीर में सब कुछ ठीक है। स्वस्थ का मतलब क्या है? भाई शरीर में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब हेल्दी है। और अगर शरीर में गड़बड़ियां हैं, इसका मतलब हेल्दी नहीं है। सिंपल ये। तो अगर आप स्वस्थ हो इसका मतलब आप में सारे मैकेनिज्म थे, आप मस्त हो। सिंपल ये चीज। और सब तुम में बढ़िया चल रहा है, और एक तरह अच्छी तरीके से आप स्वस्थ हो गए। और एक बार आप साइकिल को सीधा उल्टा देख लो कि हेल्दी इंसान के शरीर में लंबी हड्डियां होती हैं, आज ही हमारे शरीर में लंबी लंबी हड्डियां तो बहुत सारी हैं। उन लंबी लंबी हड्डियों में सारा गुर्दा होता है, वो गुर्दा सारा सेल बनाता है, रेड ब्लड सेल भी वही बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल भी वही बनाता है, लिम्फोसाइट भी वही बनाता है। एक काम करते हैं, ये इतने हरामजादे हैं, उन्होंने टॉपिक तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बात तो सही है, आपको हमेशा दूसरे चैप्टर में ले जाते हैं। तो हम दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज निकालना भाई। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक टॉपिक होगा इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, वो निकालिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, उसमें एक टॉपिक होगा इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, वो निकालना है आपको। ये चल पीछे पीछे भैया इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, यस सर। एक टॉपिक है यार, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। और उसके तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, भाई उसके तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, पेज 158 पे है, सेकंड पैरा। सिस्टम इन आवर बॉडी, उसका तीसरा पैराग्राफ है, पहली लाइन है इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, तीसरा पैराग्राफ। भाई पहला छोड़ दो, दूसरा जोड़ दो, तीसरे में जाओ। और तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखो, लिखा है बोन मैरो असली है, मेन है। और देखो लिखा है सारे ब्लड सेल बनाता है, लिम्फोसाइट भी बनाता है, ऐसे लिखा होगा। भाई तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखा होगा बोन मैरो सबसे मेन ऑर्गन है, तो लिखा है बोन मैरो। ये रहा बोन मैरो, ये रहा। आपसे कोई पूछे ना पेपर में कि बोन मैरो क्या होता है, या ऐसी पूछे कोई छात्र पूछेगा बोन मैरो क्या होता है, बोलना बोन मैरो क्या होता है, लंबी हड्डियों में गुर्दा होता है। और ये सारे सेल बनाता है, ये आरबीसी भी बनाता है, डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, अरे तो लिम्फोसाइट भी बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है, लिखा है उसने वहां पे कि वो सारे ब्लड सेल्स बनाता है, लिम्फोसाइट भी बनाता है। भाषा अजीब लिखी हुई है, सालों ने लिखा हुआ है। खैर आप वो छोड़ो भाई, मेरा चैप्टर वो नहीं है, मैं तो तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी करा रहा हूँ। मैं तो छोड़ो ना, आप काम की बात कर जाओ, ये उसको छोड़ दो आप। ये देखो भाई, हम सारे के सारे हेल्दी हैं, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में काफी लंबी लंबी हड्डियां हैं, हमारे लंबी लंबी हड्डियां हैं। इन लंबी लंबी हड्डियों में भाई गुर्दा है, ये गुर्दा सेल बनाता है, जिसमें लिम्फोसाइट नाम के सेल बनाता है। सेलों में न्यूक्लियस होता होगा, न्यूक्लियस में डीएनए होता होगा, डीएनए में जीन होते होंगे, वो जीन एंजाइम होता है, एंजाइम सारा इम्यून सिस्टम से काम करा रहा है। अब लास्ट बार बोलो उल्टा, अगर आप चाहते हो इम्यून सिस्टम काम करे, तो इम्यून सिस्टम से काम कराने के लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन बनाएगा भाई? जीन कहाँ है भाई? सेल कहाँ से आया? मैंने बनाया। मैंने कहा तू कहाँ आया कि हड्डी हमारे शरीर। सिंपल ये, आसान है, कुछ नहीं है। इम्यून सिस्टम से अगर आप काम कराना चाहते हो तो वो तो ये एंजाइम चाहिए। तो अगर आपको इम्यून सिस्टम से काम कराना है तो एंजाइम चाहिए। एंजाइम जीन बनाएगा, जीन साला सेल में है, सेल साला गुर्दा बना रहा है, गुर्दा हड्डी में है, हड्डी एंजाइम बना रही है। अब चलते हैं आज की क्लास। ये था इंट्रोडक्शन, क्लास शुरू कर रहे हैं। ये देखो सर, सुनना भाई, सन 1990 की बात है। एक 4 साल की लड़की थी, जिसके अंदर दिक्कत पता है क्या थी? कि उसकी लंबी हड्डियों के गुर्दे से जो सेल बन रहे थे, उन सेलों में जीन नहीं था भाई, जीन नहीं था। अगर जीन नहीं होगा तो आप जानते हो नहीं बनेगा, नॉन प्रोडक्शन नहीं बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करेगा। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप बीमारी से कैसे लड़ोगे, जिसकी वजह से आप आए दिन बीमार पड़ेगा। और वो लड़की जब से पैदा हुई थी तब से वो बीमारी बढ़ी है। ये दिक्कत थी, बता देना 1990 में 4 साल की लड़की थी, जिसकी लंबी लंबी हड्डियों
कि गुर्दे ये जो सेल बन उन सेलों में जीन नहीं है। अब अगर जीन नहीं होगा तो भाई एंजाइम भी तो नहीं बनेगा ना। सिंपल, एंजाइम नहीं बनेगा तो इम्यून सिस्टम भी तो काम नहीं करेगा, और इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो वो लड़की फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ी रहेगी, इन्फेक्टेड रहेगी। सिंपल ये। मैं आप मेरे को तुम्हारा नहीं पता भाई, लेकिन अगर आपके घर में ना आपके भाई या आपकी बहन की शादी हो गई, या आपके घर में अभी आपके छोटे चाचा है बिल्कुल जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है, आप देखना पता है शुरू में जब बच्चा पैदा होता है ना 1-1.5 महीने बहुत तबीयत खराब होती है, माँ बाप आधी रात को लेके भागते हैं। अगर आपने देखा हो जैसे मैं आपको वैसे बताता हूँ, मैंने ये देखा भाई कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनके बच्चे पैदा हुए रात को 1:30 बजे 2 बजे फोन कर रहा है, अरे यार बच्चे की तबीयत खराब होगी। मैंने कहा ठीक है तू वहाँ ले जा, मैं वहाँ फोन कर दूँगा, वही वहाँ लेकर के भाग में। लेकिन भाई मेरे को तुम्हारा नहीं पता, आपको शायद पता होगा बच्चा पैदा होता है 1.5-2 साल तक उसकी तबीयत खराब होती है, 4 साल तक थोड़ी ना। अब थोड़ी ना होती है तुम्हारी तबीयत खराब, अब थोड़ी ना लेके भागते हैं तुम्हारे माँ बाप, क्योंकि अब तो तुम्हें इम्यूनिटी आ गई ना। लेकिन ये 4 साल में भी बीमार पड़ रही है, पापा उसके परेशान होकर के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब एक बात बताओ मेरी बेटी 4 साल की हो गई, अरे 1-1.5 साल का बच्चा बीमार पड़ता है, तो बहन की जब से पैदा हुई है तब से अभी तक मैं ऐसे भूख ही रहा हूँ, अगर दुकान में ले आके मतलब परेशान हो गया, तो उसको शरीर को चेक करो ना क्या दिक्कत है मेरी बेटी में। तब उन्होंने चेक करा तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर तो जीन ही नहीं है, और जीन नहीं है तो एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है तो इम्यून सिस्टम इसका बेकार है, ठीक है तो इम्यून सिस्टम बेकार है तो बीमारी तो बढ़ेगी। तो उन्होंने बताया डॉक्टर्स ने जिसका टेस्ट होकर के ये चीज, उसका सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह सब करा दिया, कोई रिपोर्ट नहीं कुछ नहीं। लेकिन जब आप जेनेटिक टेस्ट कराओगे तभी तो ये चीज आएगी निकल के। सिंपल ये। अब आप दो बातें लगा लो, पहले तो आप स्वस्थ इंसान को लगा लो और फिर आप इस दुरुस्त इंसान को लगा लो। सिंपल ये। तो पहले स्वस्थ में देख लो भाई वो क्या रहा है। मैंने कहा ना आप लोग सारे स्वस्थ को आपके शरीर में लंबी हड्डियों में गुर्दा साला सेल बना रहा है, सेल के डीएनए में साला जीन है और वो जीन साले एंजाइम बना रहे हैं, एंजाइम इम्यून सिस्टम से काम करवा रहे हैं। 1990 में एक लड़की थी जो कि बार-बार बीमार पड़ती रहती थी। वो बार-बार बीमार इसलिए पड़ती थी क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता था, क्योंकि उसको काम कराने वाला एंजाइम नहीं था, क्योंकि उसको बनाने वाला जीन नहीं था। सिंपल। और वो जीन तुम्हें भी पता है सेल में होता है, पर सेल में वो जीन नहीं था। सिंपल। ये दिक्कत थी उसके साथ। इसीलिए एक काम करो, ये बताओ जीन है या नहीं है? नहीं है। तो जीन डाल दो ना। जीन नहीं है तो जीन डाल दो ना भाई, जीन थेरेपी दे दो ना उसको। यही हमारा टॉपिक। और सबसे पहले हमने 1990 में इसी बच्ची को जीन दिया। आज तक तो हम करोड़ों लोगों को दे चुके हैं, लेकिन पहली शुरुआत ही इससे हुई। भाई टॉपिक निकालो आप, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या मैंने आपको सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी तो आप पढ़िए। जीन थेरेपी का सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? अरे इधर तो देखो, सबसे पहले जीन थेरेपी इसी को दी थी भाई, इसी को। इसमें जीन नहीं है, जीन डाले थे। पढ़ना जरा। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, आराम आराम से। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, जो सबसे पहले हमने जीन थेरेपी देखी थी, दी थी, वो वाज गिवन। वो हमने दी थी भाई 1990 में, 4 साल की लड़की थी। आगे ये भी लिखा हुआ उसमें एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम की कमी थी। भाई बार-बार पढ़ लो। हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा पैक हो गया हो सुबह से क्लासेस ले लेके, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत आसान है। बच्ची में जीन नहीं है, बच्ची में जीन नहीं है तो जीन दे दो। लास्ट क्लास में इंसुलिन नहीं था तो आपने दिया था ना डायबिटीज के पेशेंट के पेट में लगाया था इंजेक्शन। सिंपल ये। तो भाई जीन नहीं है तो जीन दे दे भाई। सिंपल ये। और 1990 में सबसे पहले हमने इसी बच्ची को जीन दिया था। एक टॉपिक सबसे पहले इसी बच्ची पे लगा था। सिंपल। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं भाई। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, जो सबसे पहले हमने जीन थेरेपी दी थी, वो 1990 में 4 साल की बच्ची को दी थी, जिसके अंदर एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम नहीं था। सिंपल। मैंने लिखा हुआ पूरा नाम नहीं है, ये ऐसी दिक्कत है। अच्छा क्या आप बताएंगे कि एंजाइम करता क्या है? इम्यून सिस्टम को काम करवाता है। और क्या करता है? अगली लाइन में लिखा हुआ है कि दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है, इज क्रूशियल, ये बहुत जरूरी है एंजाइम उससे इम्यून सिस्टम से काम करवाने के लिए। ये लिखा है। अच्छा आप बताएंगे बच्ची को बीमारी क्या गड़बड़ी है बच्ची में? जीन नहीं है ना, एडीए वाला जीन नहीं है ना उसमें, या एंजाइम वाला, जिसकी वजह से काम ही नहीं। ये इसके बाद देखो, आराम से पढ़ना, आराम से। द डिसऑर्डर, ये जो बीमारी है, इस कॉज, ये इसलिए है उस बच्ची को क्योंकि उसमें जीन नहीं है ना। देखा होगा डिलीशन ऑफ जीन, एडीए वाला, ये देखा होगा, तो उसमें एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। यार वो ना थोड़ा एनसीईआरटी ठीक तो लिखी हुई है, मगर बस यही है कि थोड़ा आपकी इच्छा हो पढ़ने की और पढ़ाने वाले की भी इच्छा हो तो हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट सा लिखते हैं। सोचो ना कितने आराम, जैसे 1990 में 4 साल की लड़की को जीन दिया है, उसमें एंजाइम नहीं है, ऐसे लिखा हुआ उसमें। कि मैंने एक सीक्वेंस बताई है कि भाई हेल्दी इंसान के अंदर हड्डियां हैं, ऐसी लंबी लंबी में गुर्दे होते हैं भाई। अच्छा आप में से जो नॉन वेजिटेरियन, भाई मुर्गे की हड्डी में भी देखा होगा अंदर गुर्दा होता है, बराबर वही तो बोन मैरो है यार। सिंपल। जब आप मुर्गे की हड्डी तोड़ते हो, बकरे की नली तोड़ते हो, आप बकरे की नली में भी अंदर रबड़ जैसा गुर्दा रहता है। सिंपल। कई लोगों से चूस के खाते हैं भाई। सिंपल। तो वही तो बोन मैरो है। सिंपल। बाकी जो वेजिटेरियन है उसको शायद आइडिया नहीं होगा, नॉन वेज वाले को पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। सिंपल। ये बकरे के पैर की नली में भी होता है वो सारा भरा हुआ। सिंपल। तो वो बोन मैरो है भाई, सारे सेल्स बनाता है वो बकरे के अंदर भी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब बकरे के अंदर उसी नली के अंदर से उस गुर्दे से बन रहा होगा बोन मैरो। सिंपल। और लिम्फोसाइट भी वही बनाता है भाई। सेल के न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए में जीन है भाई। जीन साला एंजाइम बना रहा है, एंजाइम इम्यून सिस्टम से काम करवा रहा है। और 1990 में उस लड़के के अंदर जीन ही नहीं था साला। जीन नहीं है तो तुम जीन डाल दो यार, क्या दिक्कत है?
और जीन नहीं है तो एंजाइम नहीं बनेगा, इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। सिंपल ये। अब मैं आपको दुनिया में 3 तरह के लोगों से मिलाता हूँ भाई, पहले, दूसरे और तीसरे। सुनिए 3 तरह के लोग। 1 मिनट ध्यान से सुनिए। आपकी बाइक खराब हो गई, मतलब कुछ नहीं, उसमें क्लच प्लेट उड़ गई आपकी, तो चल नहीं रही हो, रेस नहीं ले रही हो, तो आप 3 तरह के लोगों में से एक लोग हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं। अब इसमें से एक, आपके पास इतना पैसा है कि मात्र क्लच प्लेट खराब होने पे आप नई बाइक ले, आपने कहा नहीं, जो मतलब दिमागी ऐसा है, जो चीज खराब हो गई वो बार बार खर्चा मांगती है, इसको बार बैगो और सारा नया लेके आओ, तो आप सीधा नया ही लेके आ गए। इस तरह का पहला इंसान आप हो सकते हो। शायद आप ना हो, लेकिन शायद अंबानी तो ऐसा ही हो। अंबानी की कार खराब होती होगी, रिपेयर थोड़ी ना कराता हो, उतनी देर में तो करोड़ों की कंपनी में खड़े कर देगा और सीधा दूसरी नई गाड़ी बुला लेता होगा काउंटर के, और उसको कबाड़ में फेंक होता है। सिंपल ये। दूसरा भाई, दूसरा क्या खराब हुई है? तो बस क्लच प्लेट नहीं डलवा लो। ये सिर्फ क्लच प्लेट, आप जाएंगे कंपनी में, जाएंगे आप, और आप कंपनी में जाकर के ओरिजिनल क्लच प्लेट खरीदेंगे। अगर आपको महंगा लग रहा है तो बाहर से डलवा लेंगे उसको, क्योंकि कंपनी वाले लेबर चार्ज लेके ज्यादा कर देते हैं, तो हम कंपनी का सामान खरीद के उसी सामान को बाहर से डलवा लेते हैं। आप ऐसे भी हो सकते हो। तीसरे, जैसे आप डलवाएंगे ही, आप मैकेनिक पे जाएंगे और पता है मैकेनिक को क्या कहेंगे, भाई कुछ जुगाड़ कर देना। ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने देखा। मतलब देखो यार, चेन खराब हो गई तो 3 तरह के लोग हैं। नई बाइक खरीदी, चेन खराब पे नई बाइक, मैंने कहा भाई अंबानी की औलाद, तुम तो एक चेन ही तो खराब हुई थी, मैं तुमने नहीं। दूसरे भाई वो चेन ही नहीं डलवा देंगे, चेन खरीद के लाएंगे, पास के मैकेनिक पे जाके टायर वायर खोल के 20-50 रुपए देके नई चेन डलवा ली पूरी। तीसरे, वो नई चेन ही डलवाएंगे, नई बाइक भी वो उसी चेन की गिट्टी निकाल के उसे टाइट कर देंगे, जुगाड़ जिसे बोलते हैं। यही तो 3 तरह के लोग हैं। 3 ही इलाज बताऊंगा मैं आपको, और तीनों इलाज ऐसे होंगे। एक बताऊंगा बिल्कुल जड़ से, साली नई बाइक खरीद वाला जड़ से इलाज, साली कभी खराबी नहीं है, सिंपल वारंटी में मिलेगी। दूसरा ये है कि आप नई बाइक मत खरीदो, सिर्फ उस पार्ट को चेंज करो। क्लच प्लेट खराब है, क्लच प्लेट नहीं डाल, चेन खराब हो गई, चल चेन ही नहीं डाल, सिंपल चेन सेटिंग करवा दिया सिंपल। और तीसरा, आप कुछ मत करो, ना बाइक खरीदो ना क्लच प्लेट, जुगाड़ लगवा लो, 2 नट लगवा लो, काम हो जाएगा। वो 3 इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और मैं उनमें कमियां भी बताऊंगा आपको। सबसे पहला इलाज, ये पहला इलाज, एक काम करो, ये बोन मैरो है ना लड़की की, ऐसे निकाल के फेंक दो और इसमें वो पूरी डाल। अब आप सोचो, अगर मैं इस बोन मैरो को निकाल के फेंक दूंगा, इसको मैं हटा दूं, चल भाई निकल, बेकार है। भाई बच्ची की बोन मैरो खराब है, जब तो बेकार सेल बना रही है। सिंपल ये, पंखा खराब होगा जब तो हवा नहीं दे रहा वो, सिंपल। तो भाई ये बोन मैरो खराब होगी जब तो बेकार बना रही है, सिंपल। अब सोचो, अगर मैं इस बोन मैरो को हटा के इसके अंदर अगर ये वाली बोन मैरो में डाल दूं, तो ये वाली बोन मैरो डालने पे सब कुछ ओके हो जाएगा भाई। सिंपल ये। एक इलाज तो ये है कि आप बोन मैरो बदल, इसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन इसके अंदर 2 प्रॉब्लम आएंगी भाई, मैं दोनों में भी बताने जा रहा हूं, उस पे ध्यान से सुनना भाई, दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे भाई ऐसा बाइक खराब हो गई, अब सही मसला नहीं है, सिंपल। अबे बोन मैरो खराब होगी ना, तभी तो बेकार सेल बनानी है। ये सेल किसने बनाए थे? इसने। सिंपल, खराब होगी जब भी खराब सेल बनाया है उसने, सिंपल। खराब सेल में जीन नहीं, तो एक काम कर, इसे हटा और वो वाली डाल दे, सिंपल ये। अब आप उस वाली को इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और सोचो अगर वो तो बिल्कुल सही है, तो उस पर डाल दो, सारा कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पहला रास्ता ये होगा। लेकिन शायद आप जानते नहीं हो, पहली बात तो बोन मैरो वो बंदा आपको तब देगा, मेरी एक हड्डी से बोन मैरो किसको चाहिए। तो आप सोचो, पैसे तो लूंगा ना भाई मैं, ऑर्गन बेच रहा हूं। आपको शायद पता होगा, किडनी भी ना 5-10 लाख में मिल जाती है, आंख मिल जाती है किसी की 5-10 लाख में, शायद आपको पता होगा। लंग्स मिल जाएंगे आपको 1-5-10 लाख रुपए में। तो किडनी हो गया, लंग्स हो गई, ये चीजें आपको 5-10-15 लाख रुपए मिल जाएगी। लीवर मिल जाएगा तुम्हें 20 लाख रुपए में। लेकिन बोन मैरो 40 से 50 लाख रुपए मार्केट में है। इसका मतलब सबसे पहले तो भाई कॉस्ट। दूसरा, बोन मैरो का ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हर डॉक्टर बोन मैरो का ऑपरेशन नहीं कर पाता। किडनी बदलने में तो कुछ नहीं है, चीरा लगाना है, चेंज तो करनी है, तो ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के डॉक्टर आपसे बोलता है, सीधी बात ये है कि सबसे पहले आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सिंपल। दूसरी बात तो सुनो, वो बच्ची कितने साल की है? 4 साल की बच्ची कितनी बड़ी होगी? इतनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब वो बच्ची 10 साल की होगी, नहीं सुनो तो, आज वो 4 साल की है, तुमने उसमें बोन मैरो डाल दी। अबे आज वो 4 साल की है, तुमने उसमें बोन मैरो डाल दी, ध्यान से सुनना, 4 साल की है, तुमने बोन मैरो डाल दी यार। जब वो 10 साल की होगी तो उसकी हड्डी उतनी रहेगी, बढ़ेगी। जब हड्डी बढ़ेगी तो उसमें और डलेगी। 10 साल में फिर मांगोगे किसी से, वो फिर मांगेगा 50 लाख रुपए। फिर सोचो, बच्ची जब 12-15 साल की होगी, थोड़ी और बड़ी होगी, उसकी हड्डियों में और डालना पड़ेगा, बार बार कहां से लाओगे 50 लाख।
अरे मेरी बेटी है, मैं एक बार का खर्चा कर सकता हूँ उधार में जाके। मैं हर 5-5 साल में कहाँ से लाऊं पैसे इतने? वो भी करोड़ों रुपए यार। इससे बढ़िया तो मैं उम्मीद ही ये करूंगा, ये भगवान, इससे बढ़िया तो ना ही औलाद थी मेरी, साला भोग रहा हूँ। सिंपल। लोन लिया था मैंने, लोन मेरा पूरा नहीं हुआ, वैसे झुग्गी में आ गया। अब अगली बार बेटी फिर दोबारा आ रही है, पापा झुग्गी में बेचो। मैं बड़ी हो गई, साला कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे भाई? ये दिक्कत है, पता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि महंगा है, प्रॉब्लम ये है कि वो बार-बार लेना पड़ता है। अगर कोई महंगी चीज हो, एक बार लो और बार-बार बरतो तो ठीक है, लेकिन एक बार लो और बार-बार बरतो नहीं, भुगतो, तो भाई वो चीज तो समझ नहीं आती। तो ये है कि ये इलाज टेम्पररी है, परमानेंट है? टेम्पररी है। आपको 5 साल बाद दोबारा उसमें डालनी पड़ेगी, फिर 5 साल बाद दोबारा, ऐसे करके 18-19 साल तक वो बच्ची तो बड़ी होगी तो उसमें बार-बार डालनी पड़ेगी। सिंपल ये दिक्कत है। तो आप समझाना, सबसे पहला इलाज है बोन मैरो ही पूरी नहीं डाल दो, वो पूरी तरह सही हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्ची अभी 4 साल की है और छोटी सी होगी वो बच्ची। अब वो जब 8-10 साल की होगी उसमें और एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, क्योंकि हड्डी तो बढ़ेगी, उसमें और ऐड करनी पड़ेगी। फिर वो 12-15 साल की होगी, फिर और डालोगे यार। फिर वो 18-19 की होगी, फिर उसमें और डालोगे। बच्चा 20-21 साल तक तो बढ़ता है ना, तो उसमें आप डालते रहोगे, इतना हर बार कहाँ से लाओगे 50-60 लाख? और जरूरी तो नहीं है आज से 10 साल पहले जो इलाज 50 लाख का होता था वो आज भी 50 लाख का होगा। कॉस्टिंग बढ़ती है भाई, सिंपल ये। पहले पथरी के ऑपरेशन 5-5 हजार रुपए में हो जाते थे, आज 17-20-25 हजार रुपए लेते हैं, क्योंकि मार्केट में चीजों की वैल्यू बढ़ती है। मार्केट पहले 10 रुपए का आता था, 30-25 रुपए का आता है, ये भी मार्कर आपका 20 रुपए का तो आता ही है, डबल हो चुकी है कॉस्ट। सिंपल ये। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, चीजों के दाम बढ़ते हैं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, पहला। दूसरा सुनो, दूसरा, अरे ये बताओ, बच्ची का इम्यून सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? बच्ची का इम्यून सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? एंजाइम तो इंजेक्शन 250 रुपए का आता है, शीशी आती है छोटी सी, इंजेक्शन में भर के दे दो। दूसरा इलाज है भाई, इंसुलिन नहीं है ना, इंसुलिन आता तो है 150-200 रुपए का, खरीद के लगवा दो इंजेक्शन, 20 रुपए का क्या जा रहा है? सिंपल ये। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इम्यून सिस्टम एंजाइम नहीं है ना, एंजाइम की शीशी है, बगल में मेडिकल स्टोर में आती है, उस पे जाओ, 100 रुपए का एंजाइम खरीदो, डॉक्टर को 20 रुपए दो इंजेक्शन लगाने के, लगा दो, सबसे सस्ता इलाज है। तो मैं लिख देता हूँ भाई, अगर आप बोन मैरो नहीं, अगर आप नई बाइक नहीं ले सकते तो एटलीस्ट क्लच प्लेट डलवा दो, मतलब नहीं भाई। ये तो कहा था मैंने आज आपको, सिंपल ये। तो या तो बाइक ही नहीं ले लो, बहुत महंगा पड़ेगा भाई, सिंपल ये। या आपको क्लच प्लेट एंजाइम नहीं है, एंजाइम डालो, सिंपल ये। बच्ची में एंजाइम नहीं बन रहा तो क्या हो गया, अभी दुकान से लाता हूँ मैं, डाल दे इसमें, सिंपल ये। तो दूसरा इलाज हो जाएगा ERT, इसका मतलब होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका मतलब ये है कि लड़की में एंजाइम के इंजेक्शन लगा, दुकान से खरीदो, 150-200 रुपए की छोटी सी शीशी आएगी, वे घर लगा दो। डॉक्टर कितने लेगा लगाने के? 100 रुपए ले लेगा इंजेक्शन लगाने के, और 200-150 रुपए का तुम्हें दुकान से मिल जाएगा। सरकारी में फ्री मिलता है भाई, आपको पता है, GT में पर्ची बना के मिल जाएगा, सिंपल ये। सबसे सस्ता इलाज है, लेकिन याद रखो ये भी हर हफ्ते लगाने पड़ते हैं। हर हफ्ते बिटिया को ले जाना पड़ेगा आपको, गाड़ी में बिठा के, चल बेटा इंजेक्शन लगा ले, सिंपल। और हर हफ्ते आपको पता है इंजेक्शन लगा के उसकी भी हालत खराब हो जाएगी और जिंदगी भर लगेंगे। तो इलाज तो ये भी परमानेंट नहीं है, सिंपल ये भी तो बार-बार हर हफ्ते देना पड़ेगा, सिंपल। और वो भी हर 5-5 साल, ये भी हर हफ्ते, सिंपल ये दिक्कत है भाई। तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अब आप पहले समझ लो, क्योंकि हो सकता है आज का टॉपिक थोड़ा स्टफ हो कि एक हेल्दी इंसान कैसा होता है, लेकिन 1990 में वो बच्ची बेचारी कैसी है, उसके अंदर तो जीन नहीं थे, इसलिए हमने जीन डाले, सिंपल ये। पहला इलाज ये है कि आपकी बाइक खराब होगी तो आप नई बाइक ले लेते हो, मतलब बोन मैरो शायद खराब होगी इसलिए सब कुछ सिस्टम खराब है, तो हम नई बोन मैरो डाल देंगे। लेकिन नई बोन मैरो हॉस्पिटल्स के अंदर 50-60 लाख रुपए तो बंदा डोनर लेता है, तो मैं डोनर हूँ, मैं लूंगा 50-60 लाख रुपए, क्योंकि भाई जब आप मेरा बोन मैरो निकाल दोगे तो मेरे अंदर ऑलरेडी आरबीसी क्या बनने लगेंगे, कम। और ये जिंदगी भर होगा भाई मेरे साथ, तो इतना भोगने के लिए मेरी कीमत तो 50 लाख होनी चाहिए मार्केट में, कॉमन सी बात है। मैं आपको बहुत छोटी बातें बताता हूँ, अब तो लोग ऑर्गन देते भी नहीं है भाई, पहले देते। एक बार अपने घर में बोलना, पापा 50 लाख में थोड़ा सा दे दो, एमबीबीएस कर लूंगा प्राइवेट में, देखना तुम्हारे पापा क्या कहेंगे। भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है, अब नहीं देते लोग ऑर्गन, पहले दे देते थे, क्योंकि पहले लोगों की मजबूरी होती थी। पहले तो भाई 50 लाख रुपए का 100 गज का प्लॉट भी आता था, तो वो भी नहीं आता, बच्ची कॉलोनी में मतलब अब रह नहीं गई है, कीमत लोग बेचते नहीं है, और उसमें भी आपको पटाना पड़ता है। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी मम्मी को या पापा को किडनी की जरूरत पड़ी, सगी बहन मुकर जाती है, नहीं देनी किडनी, जबकि वो सगी बहन से ही तो टिश्यू मैच करेगा, सिंपल ये। तो ये चीजें हैं भाई, और वो भी एक बार देनी हो तो ठीक है। आप सोचो, मैं आज मैंने बोन मैरो दे दी, सिंपल, साला 5 साल बाद फिर दोबारा हो मेरे दरवाजे पे, सुनो थोड़ी सी बात है, वो मैंने क्या देखा है, साला वही वो 5 साल पहले साथ की निकाल ली, अब साथ की निकाल लेंगे, साला 5 साल बाद स्टाम की कर दो, स्टाम की साला कुछ बचेगी मेरे पास भाई। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई बोन मैरो में, लेकिन हाँ ये परमानेंट इलाज हो जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि हर 5-5 साल में देना पड़ता है, परमानेंट ये टेम्परेरी इलाज। दूसरा ये है कि भाई उसमें एंजाइम नहीं है, एंजाइम के इंजेक्शन आएगा 200-250 रुपए का लगवा लेना, सरकारी में फ्री लग जाएगा, और याद रहे कि वो इंजेक्शन भी हर हफ्ते लगेगा। अब मैं आपको तीसरा इलाज बता रहा हूँ। तीसरा जीन नहीं है ना, जीन नहीं है, जीन डाल दो,
अब जीन कैसे डलेगा वो मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि टॉपिक ही जीन डाल सिंपल। ये आप एक बार आगे बढ़े देखिए क्या लिखा हुआ आराम से। इन सम चिल्ड्रन, वो सम क्यों लिखा है और क्यों नहीं लिखा? पैसे हर किसी पे नहीं होते ना, और डोनर हर किसी को नहीं मिलता ना। तो जिसे डोनर मिल जाए जिसपे पैसे हैं सो के हो जाएगा। तो इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के अंदर जो है देखो लिखा हुआ है एडीए की कमी को दूर किया जाता है बोन मैरो बदल, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और जिनके पास पैसे नहीं है तो लिखा हुआ है दूसरे लोगों में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं, और इसमें फंक्शनल एडीए मतलब काम करता हुआ एंजाइम पेशेंट को इंजेक्शन से लगा, ऐसे लिखा हुआ है। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। आप टीचर को समझा देना, या तो ये बोन मैरो मोटरसाइकिल ही नहीं ले ले, या सीधी बात है वो क्लच प्लेट नहीं है, क्लच प्लेट डाल दे, बाबा आसान है। तो दूसरा वाला इलाज हल्का पड़ेगा, लेकिन याद रहे भाई चाहे ये इलाज हो चाहे इलाज हो बार बार देना पड़ेगा। वो हर 5 साल में जाएगा 50 लाख 60 लाख, ये हर हफ्ते जाएगा 150 200 रुपए 300 रुपए सरकारी अस्पताल की लाइनों में खड़े रहो पसीने बहाओ। सिंपल ये दिक्कत है। तो भाई प्रॉब्लम ये है दोनों के साथ, ये टेम्परेरी है परमानेंट नहीं है। और ये इसके बाद भी लिखा है देखो लिखा है बट द प्रॉब्लम यही है दोनों अप्रोचेस के साथ, दोनों इलाज के साथ, कि ये ना परमानेंटली क्योर नहीं है, कंप्लीटली क्योर नहीं है, बार बार देने पड़ते हैं। सिंपल ये चीज है भाई। सिंपल सोचो यार उस बच्ची को कल को अगर मान लो यहाँ से मेरे को किसी कंट्री में पढ़ाने के लिए भी भेजना है, भाई मेरी बेटी कह रही है मुझे पापा जर्मनी जाना है, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जर्मन में वो अवेलेबल है या नहीं। पता लगे जर्मन में तो इंजेक्शन ही नहीं आता, मैं क्यों भेजूं वहां से, इंजेक्शन नहीं मिलेगा बीमार हो जाएगी। सिंपल ये तो इनके साथ बहुत प्रॉब्लम है टेम्परेरी इलाज। मैं तो चाहता हूँ ऐसा इलाज हो एक बार कराओ ठंडी ठंडी भाई साहब एकदम ओके होकर जब कहीं भी चली जाओ। सिंपल ये, लेकिन विश में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। साला पता लगे 5 साल बाद मैं मर गया, अब बताओ कहाँ से जुगाड़ करूँ उसमें। जब तक बाप जिंदा था तो चलो इलाज करा रहा, बाप ही मर गया कहाँ से लाएगा 50 लाख रुपए। सिंपल ये भी दिक्कत है भाई। तो ये चीजें थोड़ा मेरे को ठीक नहीं समझ आई। एक काम करते हैं, जीन नहीं है जीन डालेंगे क्योंकि बच्ची में जीन नहीं। अब जीन कैसे डालेंगे आइए देखते हैं कैसे डालेंगे। ये उसके समझ आएगा जो बच्चा बराबर पढ़ता है और कम से कम 10-15 क्लासेस उसको पीछे की याद करिए। मैंने आपको रेट्रोवायरस बताया था, हाँ ये याद है। मैंने कहा था ये रेट्रोवायरस वो करता है कैंसर की बीमारी। तो याद करो भाई रेट्रोवायरस का, मेरे को तुम्हारा नहीं पता लेकिन आपको बताया गया था कि रेट्रोवायरस का डीएनए ले, डीएनए में जो गंदा जीन था उसको निकाल दिया था, एग्रोबैक्टीरियम डुप्लीकेशन के साथ था। हाँ तो रेट्रोवायरस के डीएनए में जो गंदा जीन है उसे निकालो और उसकी जगह आप एडीए बनाने वाला जीन कंबाइन कर दो, ये कर दो। दोबारा सुन लो भाई, रेट्रोवायरस का डीएनए लीजिए, ठीक है मैंने रेट्रोवायरस का डीएनए ले लिया है और इस डीएनए पे आपको कंबाइन करना है एडीए बनाने वाला जीन हेल्दी इंसान, वो जो हेल्दी इंसान। ये काम कैसे होगा मैं बताता हूँ कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ये मैंने ऐसे कहा सुन, मैंने कहा तुझे सिर्फ 1 बूंद खून देना है, 1 बूंद खून, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। पड़ोसी कह रहा है मेरे 10 बूंद खून ले लो 1 लाख रुपए मिल रहा है भाई, क्या जा रहा है एक्चुअली तो आनी है मिल रहा है भाई। सिंपल ये। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अगर मैं 1 बूंद खून ले लूं तो क्या खून में आरबीसी नहीं होंगे? क्या खून में डब्ल्यूबीसी नहीं होंगे? क्या खून में प्लेटलेट्स नहीं होंगे? आपको डब्ल्यूबीसी पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। अब 11th की किताब पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है एक ग्रेन्युलोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसाइट होते हैं और एक लिम्फोसाइट। आई थिंक शायद मैं लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं। अब सुनो, तू हेल्दी है बीमार है? हेल्दी है ना भाई। अगर ये हेल्दी है तो ये हेल्दी है, तो ये हेल्दी है तो उसमें जीन है। हाँ तो इसमें जीन है, अगर इसमें जीन है तो मैं वो जीन निकाल लूंगा, कौन सा जीन? एडीए वाला, और मैं इस पे लगा दूंगा रेट्रो के उस पे। और ये क्या करना है आप समझाना कि हमने क्या करा, रेट्रोवायरस का डीएनए ले लिया, ठीक है रेट्रो का डीएनए ले लिया, उस डीएनए से गंदे जीन निकाल दी और उसमें एडीए बनाने वाला अच्छी जीन कंबाइन कर दी। सिंपल ये करना है, एडीए वाला जीन कंबाइन कर दो डीएनए के साथ रेट्रोवायरस का डीएनए, ठीक है। जीन कहां से लाएगा? इससे लाऊंगा, इससे लूंगा, अपना ले लूंगा, जो हेल्दी है उनमें तो होगा ही ना जी, आप लेकर के लगा दो सिंपल, और फिर ये दे दो इसको, ले भाई रख ले सिंपल। तो सबसे पहले आपने डीएनए पे वो जीन लगाया एडीए वाला, किसी इंसान से ले लेना, दे दे भाई थोड़े पैसे ना हो तो अपने लगा दो, क्या दिक्कत है? 1 बूंद खून में तो कोई मर नहीं जाएगा ना, लेकिन 1 बूंद खून से आप किसी का जीवन बचा लो। इसलिए भाई 1 बूंद डोनेट करने में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 1 बूंद तो हमारा रोड पे ऐसे गिरते करते निकलता रहता है यार, ये तो दे दिया चल ठीक है कोई नहीं भाई, वहां से जीन निकाल के लगा करके रेट्रो को दे दिया। अब क्या करना है, अब सुनो क्या करना है, उस बच्ची को बुलाओ उधर। तो बच्ची आई लेबोरेटरी में हॉस्पिटल की, तो बच्ची को बुलाओ, आ जाओ इधर, पेशेंट है नहीं तुम्हारी नजर में तो बीमार चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो पेशेंट ही होता है बच्चा, तो बीमार है तो पेशेंट है भाई। अब मैं क्या करूंगा, इस बच्ची के अंदर से लिम्फोसाइट निकाल लूंगा, है हाँ हाँ
ये लो लेबोरेटरी में बुला। मैंने उसके पापा को फोन करा, मैंने कहा अंकल आपकी बेटी का है। देखो जी घर में है। मैंने कहा एक काम करो हॉस्पिटल या तो अभी आओ शाम के 5 बजे तक या कल ले आना। कल ने कहा ठीक है मैं आज ही ले आऊंगा। 5 बजे तक हॉस्पिटल लेके आए। मैंने उस बच्ची के ब्लड से लिम्फोसाइट निकाली। मैंने उस बिटिया के ब्लड से लिम्फोसाइट निकाली। आप बताओ क्या लिम्फोसाइट में जीन है? देखो नहीं है ना, नहीं है। तो ध्यान से सुनना भाई, आपने उस बच्ची के, जो बच्ची पेशेंट है उस बच्ची के ब्लड से आपने लिम्फोसाइट निकाली है, ठीक है भाई? अब मैंने कहा बेटा थोड़ी देर के लिए साइड में बैठ जा। बिटिया को मैंने साइड में बिठा दिया लिम्फोसाइट निकाल। अब मैं क्या करूंगा भाई, एडी वाला जीन निकाल देना आपको सिंपल रेट्रो से कह करके ये चीज इसमें डलवा दूंगा। अब ये बताओ लिम्फोसाइट में आपने क्या डलवा दिया? रेट्रो वायरस जिसके अंदर डी एडीए वाला बताइए पहले लिम्फोसाइट में जीन था? नहीं। अब लिम्फोसाइट में जीन है? हाँ है। तो अब लिम्फोसाइट में जो जीन है, अब आप ये बताइए वो, और ये मैं पेशेंट को दे दूंगा उस बिटिया को, बेटे इधर आइए ले इंजेक्शन से वापस। तो बताइए अब आपने लड़की के अंदर एक ऐसा लिम्फोसाइट गिरवाया है जिस लिम्फोसाइट में क्या है? एडीए वाला जीन है। और वो एडीए वाला जीन उस लड़की में क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट। एडीए बनाएगा। हाँ और एडीए वाला जीन अगर एडीए बनाएगा तो पेशेंट आपका सही हो जाएगा। सिंपल, उसका इम्यून सिस्टम काम करने लगेगा। जीन डाल दिया आपने लड़की में, बची थेरेपी। थोड़ा अटपटाई क्योंकि पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, वरना डिटेल में ज्यादा देता हूँ आपको ज्यादा अच्छे समझ में। अभी बुक में इतना ही लिखा है तो किताब के हिसाब से इतना लिखो। अब ये सोचिए नहीं सोचिए, मैं किताब के हिसाब से भी चला देता हूँ, उसको बिल्कुल बुक की नकल लगेगी आपको। सबसे पहले बच्चे को बुला के निकाल, उसके बाद बेटी में वापस बढ़िया सही हो जाएगी। और इसमें भी बताऊंगा मैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम। एक बार आगे आराम से बढ़ना। एस, हाँ रुक जाओ क्या लिखा है? एस एज अ फर्स्ट स्टेप। तुम यहाँ देखो बोर्ड पे कहाँ है फर्स्ट स्टेप? क्या करा था? पेशेंट के अंदर ये लिखा होगा पढ़ो। एज द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप है जीन थेरेपी में, लिम्फोसाइट निकाले ना ब्लड से पेशेंट के बाहर आउटसाइड। ये लिखा है यार, मैंने नंबर देके लिखा हुआ है। ये रहा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप। वो पेशेंट है लड़की, उसके लिम्फोसाइट निकाल ले, सिंपल ही है। उसके बाद याद करो आपने क्या करा था, रेट्रोवायरस का डीएनए पे एडीए जीन जोड़ करके डलवा दिया था, ये भी लिखा हुआ। आराम से पढ़ना। कि उसके बाद आपने फंक्शनल एडीए मतलब काम करता हुआ एडीए जीन सी डीएनए कंबाइन करके डीएनए से रेट्रोवायरस भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखो रेट्रोवायरस सिंपल। और उसके बाद आपने उसे लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और उसके बाद आपने सब्सिक्वेंटली इंजेक्शन पेशेंट को दे दिया था। बस ये रहा भाई, देखो मैं बोल देता हूं अगर कोई दिक्कत है। एज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप, आपने वो पेशेंट लड़की है ना उसका लिम्फोसाइट निकाल दिया। उसके बाद पुलिस स्टॉप पे लाके उसने लिखा हुआ है अब आप रेट्रोवायरस के डीएनए से कंबाइन करके फंक्शनल जीन वाले काम करता हुआ रन लो उसमें, और फिर सब्सिक्वेंटली आप पेशेंट को सिंपल। तो आपने उस बिटिया के अंदर वो डाल दिया लिम्फोसाइट, और मैंने जो एडीए उसमें जीन लगाया काम करेगा सिंपल। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्या आप अमर है? आप अमर क्यों नहीं है? एज बढ़ती है क्योंकि आपके सेल्स मर जाते हैं। शायद आप इसकी 120 दिन बाद मर जाते, स्किन के सेल भी मर रहे हैं, दिल के सेल भी मर रहे हैं, दिमाग के सेल भी मर रहे हैं, लाइफ स्पैन होता है। अमर तो नहीं है हमारे सेल, सिर्फ तो ये मर रहे हैं। तो लिम्फोसाइट भी मरते होंगे, बिल्कुल मरते हैं भाई। लिम्फोसाइट की जिंदगी 8 से 40 दिन की होती है, इन सेलों की जिंदगी। ये सेल अमर नहीं होते सिंपल। सो हाउएवर दीस सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, ये सेल अमर नहीं है। इमॉर्टल का मतलब अमर, तो ये सेल अमर नहीं है भाई, ये भी मरेंगे। और ये 8 से लेकर 40 दिन में मर जाएंगे सिंपल। और सोचो जब ये 8 से लेकर 40 दिन में मर जाएंगे तो लड़की को दोबारा देने पड़ जाएंगे। लड़की 8-40 दिन में दोबारा बुलानी पड़ेगी आपको, और समझाएंगे आप उसके पिताजी को, अंकल जी जो इंजेक्शन लगाया ना मैंने 8 से 40 दिन चलेगा इंजेक्शन। 8-40 दिन बाद वो सेल जो मैंने लगाया मर जाएंगे, वो अमर नहीं है। तो 8-40 दिन बाद इसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। तो आप हर 8-40 दिन में हॉस्पिटल में ले जाएं, मैं कार्ड बना देता हूँ, कार्ड में डेट लिखी होती है, आपको पता होता है कि 40 दिन मेरे खत्म हो गए, अगली बार दोबारा ले आना। ये इसके बाद लिखा हुआ है, पढ़ लो। लिखा है हाउएवर, चूंकि एज दीस सेल्स, ये सेल्स अमर तो होते नहीं है, नॉट इमॉर्टल, तो पेशेंट को तो पीरियोडिक बार बार देना पड़ेगा ना, यही जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बना के। ये कह रहा है, मैं दोबारा बोल देता हूँ भाई, चूंकि ये सेल्स अमर तो होते नहीं है, हाउएवर एज दीस सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, तो पेशेंट को जो है पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब बार बार हर 40-40 8-8 दिन में आपको उसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, इसी इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का बनाना। सिंपल ये है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये देखो, ये बताइए कितने इलाज बताए मैंने आपको? 3। पहला क्या बताया था? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लड़की सही हो जाएगी, लेकिन 5-5 साल में उसको बार बार देनी पड़ती है, क्योंकि बच्ची की हाइट बढ़ेगी तो उसका बोन भी बढ़ेगा, तो उसमें मैरो डालना पड़ेगा।
भाई कल को एक कुर्सी में चौड़ी करूंगा और गद्दी लगानी पड़ेगी ना, सिंपल ये। तो लड़की बड़ी होगी तो उसके हड्डी में और डालनी पड़ेगी, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं भाई, सिंपल ये। दूसरा ये है भाई कि उसमें एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम का इंजेक्शन आएगा 150-200 रुपए का, लगा लेना, सरकारी से फ्री में मिल जाता है, पर याद रहे हर हफ्ते लगाना पड़ेगा। और तीसरा ये है उसमें जीन नहीं है तो जीन डालेंगे। जीन डालने के लिए आपने वो रेट्रोवायरस के डीएनए में जीन लगाया, किसी हेल्दी वेल्दी का ले लेना, वरना मेरा ही निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हेल्दी है उसका निकाल लेना, जीन को उसमें पड़ेगा काम करता हुआ तो वो लगा देना। और बच्ची का वो लिम्फोसाइट उसमें मिक्स मैच करके लड़की को दे देना, उसमें नहीं चला जाएगा। और याद रहे सेल अमर नहीं होता, 8-40 दिन में सेल मर जाएगा, लड़की को दोबारा देना पड़ जाएगा। योगेश भाई इसका परमानेंट इलाज नहीं है क्या? हाँ है। अब सुनो उसका परमानेंट इलाज क्या है। परमानेंट इलाज ये है कि पहले उस अंकल से बात करो, अरे बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो बाहर हैं, बुलाओ बेटा उन्हें, पापा चाचा बुला, अरे ये रे पिताजी, मेरी बेटी, भाई साहब आपकी बीवी घर में, उसे बुलाओ, आ गई बीवी, रैपटी रैपट। एक बात बताओ, ठीक है, एक दिमाग लगाइए आप, सोचिए आप, ये बच्ची कितने साल की है? 4 साल पहले कहाँ थी ये? पेट में, गर्भ में भाई, पेट में, गर्भ में भाई, गर्भ में, पेट में, माँ खा रही थी उसे, ठीक है। देखो भाई, ये बच्ची 4 साल पहले, ठीक है, अभी तो 4 साल की हो गई है वो, लेकिन 4 साल पहले ये गर्भ में थी, है ना? उस टाइम पे तुमने पैंट कमीज अच्छा पहन लिया था और उन्होंने चूड़ी पहन ली थी क्या? अरे जब बच्चा गर्भ में पल रहा था तब आपने उसका जेनेटिक टेस्ट क्यों नहीं कराया? भाई मैं हूं, आप सोचिए, ये आप हो या मैं ही हूं, सिंपल। ये यार हमारा लाइफ पार्टनर है, भाई मैं हूं, मेरी बीवी है, या आप सभी लोग, आपके भी अपने पार्टनर्स बनेंगे, अभी शादी होगी, अंदर प्रेग्नेंट है वो, तो आप एक जेनेटिक टेस्ट करा लो। अगर उसका जीन सही है तो पैदा होने दो, अगर जीन खराब है तो इलाज कराओ, अगर इलाज नहीं हो सकता एबॉर्शन करा लो। आप ऐसा बच्चा लेकर के क्या घूमोगे जो साला आप आई हो, ये जानते हुए भी उसके पैदा होने से पहले कि तुम्हें भोगना पड़ेगा उसे, सिंपल ही। अब लेके घूम रहा है वो 4 साल से, जिंदगी भर घूमता रही हो साले, नंगा ही रही हो, मकान में नहीं जोड़ सकता तू, पैसे तो सारे वहीं जाएंगे, और इस बेटी का करेगा भी क्या जो कभी भी मर जाए। आप सोचो, आप एक ऐसी बेटी पाल रहे हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं कि वो आगे जिंदा भी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या पता कल को ऐसा इन्फेक्शन पकड़े जो ठीक ही ना हो, सिंपल ये। तो इससे बेटर है कि आप उसका पहले जब वो गर्भ में थी तब जेनेटिक टेस्ट क्यों नहीं कराया इस बच्चे का? तब तो क्या कर रहा था, कम से कम वाइफ को समझाता कि अभी 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 9 महीने तक रहती है ना प्रेग्नेंट, तो 9 महीने में चले जाता, शुरू के 2-3 महीने में, 5-6 महीने में चले जाता, बोल देता कि चलिए यार एक बार एक जेनेटिक टेस्ट करा लेते, अगर वो बच्चा बीमार होगा तो इलाज करा लेंगे, अगर डॉक्टर कहेगा नहीं जी इसका तो इलाज ही नहीं होगा तो उस कंडीशन में एबॉर्शन करा लेंगे, बच्चे तो और भी हो जाएंगे, लेकिन एक आपाहिज बच्चे को लेके आप क्या करेंगे? तो परेशान रहेंगे हम, सारा जो जिंदगी भर की जोड़ी पूंजी है हमने मेहनत से जो भी जोड़ा है वो भी उस पे जा रहा है, तो क्या फायदा? तो इसीलिए, और सुनो, अगर ये उस वक्त आ जाती ना, उस वक्त जब ये प्रेग्नेंट थी, अब तो 4 साल हो गए, लेकिन तब आ जाती है बच्ची और तब मैं इसमें ये इलाज दे देता, परमानेंट इलाज होता भाई, वो बच्ची सही पैदा होती। अगर यही इलाज आप उस बच्ची को तब दे देते जब वो 4 साल पहले अपनी माँ के गर्भ में थी, तब वो सही पैदा होती। और ये बेटी अगर वो मुझसे पूछेगी ना कि अंकल इलाज नहीं हो सकता मेरा परमानेंट, तो मैं बोलूंगा बेटा इसमें तेरे माँ बापों की गलती है, अगर ये तुझे तब ले आते ना जब तू गर्भ में पलती थी, शायद मैं तब करता तो तेरा इलाज हो जाता। और ये इसके बाद लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना, देखो क्या लिखा है। However, ऐसे लिखा है, if, आराम से, if अगर आप जीन निकाल के बोन मैरो से एडीए बनाने वाला उस बच्ची के सेल में तब डाल देते जब वो शुरू में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में थी, भाई वो परमानेंट पैदा होती, सही परमानेंट क्योर होता उसमें। तो पेपर में क्वेश्चन सुनिए क्या आता है, 1990 में पहला क्वेश्चन, 1990 में वो जो बच्ची थी उसको दिक्कत क्या थी, तो आप दिक्कत बताएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भाई बच्ची को कितने प्रकार के इलाज दिए गए उन्हें समझाएं, आप बताएंगे कितने प्रकार के इलाज दिए गए। तीसरा क्वेश्चन, इन इलाजों में दिक्कत क्या है, टेम्परेरी है, बार बार देने पड़ रहे हैं, हर 5 साल में बोन मैरो डल रही है, हर हफ्ते इंजेक्शन लग रहा है भाई, और ये जीन थेरेपी हर 8 से 40 दिन में देनी पड़ रही है, तो परमानेंट है ही। तो इस बीमारी का परमानेंट इलाज क्या है वो भी मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भाई उसमें आते ही नहीं, सिंपल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको भी ध्यान से सुनना। क्या आपने कभी ऐसा सुना है योगेश भाई फैल गए, तबीयत खराब है, मेरे को डेंगू नहीं होता, मुझे चिकनगुनिया नहीं होता, मुझे टाइफाइड नहीं होता, कचरा मैं खाता हूँ, जबकि ये हाथ है ना मेरे, इन्हीं हाथों से खाना खा लेता हूँ मैं, जबकि शायद इस हाथ से वो डस्टर छूना, पता चलेगा आपको कितना काला है, उसमें कालापन बहुत ज्यादा है भाई, छूटता नहीं है, इसी बोर्ड को मिटाया जाता है। तो कितनी चीजें छूते हैं यार, बाइकों के हैंडल छूते हैं, हाथ काले हो जाते हैं, शायद आगे वाले को दिख रहा होगा आप कितने काले, लेकिन इससे खाना खाने के बाद में वे बीमार नहीं पड़ता। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या योगेश भाई सुपरमैन है जो बीमार नहीं पड़ते? नहीं,
और ऐसा आप भी हो सकते हो। आप अपने घर वालों का लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकते हो इस टॉपिक को सुनने के बाद जो मैं बोलूंगा। और ये आज का लास्ट टॉपिक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देखिए, नहीं सुनिए सुनिए, ये देखिए, एक नहीं सुनो तो। मोदी को कितने साल हो गए सत्ता में? शाबाश, कितने साल हो गए? कितने? मोदी जवान है बुढ़ा है? बुढ़ा। हाँ बुढ़ा है, 70 प्लस है, आपको पता होगा। क्या आपने सुना है मोदी को टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया? मोदी जिस घर में रहता है ना उसके आगे पार्क भी, आंगन भी, उसमें मच्छर भी होते होंगे, साले को बीमारी नहीं होती। और आप सोचो बूढ़े इंसानों में हमारे माँ बापों के कमर दर्द, बदन दर्द, कई चीजें होती हैं, कई दिक्कतें होती है। साल में हमारी मम्मी एक बार तो बीमार पड़ती है, मोदी नहीं पड़ा। केजरीवाल उल्लू का पट्टा साला, देखा होगा जब तक सत्ता में 2014 में आया था ना, उससे पहले देखा होगा मफलर वैन खांसी करता रहता था, तो खुद नहीं कुछ नहीं कर पाएगा तो। और आप देखिए जब से सत्ता में आया है आज तक बीमार नहीं पड़ा वो। कभी नहीं सुना होगा केजरीवाल को एड्स हो गया, नहीं साले को एड्स। आप किसी भी मंत्री को सोचिए, जो मंत्री जितने समय पे चयन होता है और जितने समय तक वे राज करता है सत्ता में, वे बीमार ना पड़े। न्यूज में नहीं आता कि ये मंत्री बीमार पड़ गया, एक्स मंत्री बीमार पड़ सकते हैं, सिंपल, जो सत्ता में नहीं है। जैसे आपकी प्रियंका गांधी सत्ता में नहीं है प्रॉपर्ली, वे बीमार पड़ सकती है। इंदिरा गांधी बीमार पड़ गई सत्ता के बाद, सत्ता के ड्यूरेशन में बीमार नहीं पड़ते, सिंपल। आप उसको लगा लो, वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, सिंपल, सीतारमण नाम है जिसका, कहाँ बीमार पड़ रही है, सिंपल। और साले प्रेसिडेंट तो हमारे वो मुर्मू, उसका तो मुर्मू समझ नहीं आता वो क्या सिस्टम है, साली बीमार नहीं पड़ती वो, जबकि उसे चला नहीं जाता। लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है, क्यों। इनके घर में स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जाती है, हर महीने जाती है इनके घर में डॉक्टर की टीम। 7 डॉक्टर होते हैं उस संघ में जो एम्स से जाते हैं स्पेशली। पहले तो दिल्ली में एम्स था, बाहर नहीं था, तो बाहर भी ऋषिकेश में, भोपाल में ऐसे एम्स बन गए। तो इनके घरों में बाय प्लेन, अगर उस स्टेट में एम्स नहीं है तो बाय प्लेन से स्पेशल गाड़ी जाएगी और वो इनके 3 टेस्ट करती है भाई। पहला आरडीएनए टेस्ट होता है, दूसरा एलिशा टेस्ट होता है और तीसरा पीसीआर टेस्ट होता है। ये 3 टेस्ट आज करा लो, 6 महीने बाद कौन सी बीमारी होगी आपको आज ही पता लगेगी। ये खास बात, आपके पापा को 3-6 महीने बाद कौन सी बीमारी होने वाली है आज बता देंगे टेस्ट। डॉक्टर कह देगा इनके अंकल के ना, आपके पापा है, हाँ, आपके पापा के शरीर में ना उस हड्डी में एक बैक्टीरिया पनप रहा है और अभी वो पनप ही रहा है, अगर वो प्रॉपर पनप गया टीबी हो जाएगा इनके। आज तो अंकल कहेंगे मगर मुझे तो पता नहीं चला, अंकल अभी पता नहीं चला कि कम है ना इन्फेक्शन, इसलिए आपको पता नहीं चला। और यही 6 महीने में जब बढ़ जाएगा आपको पता चलेगा, तब आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे। उसी समय 2 गोली लेकर के काम करें, सिंपल। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले महीने मॉन्टेक्स टेस्ट सुना है आपने? क्यूबी गोल्ड टेस्ट सुना है आपने? टीबी के टेस्ट होते हैं, ये कराए थे मैंने। तो ये कराने के बाद क्या हुआ था, मेरे ना माउथ से स्मेल आ रही थी। मैं भाई ब्रश करता हूँ सुबह शाम, शाम को मतलब सुबह मैं ब्रश करके निकलता हूँ, शाम को बीच में स्मेल सा हो गया था कुछ। तो मैंने कहा यार मेरे माउथ से स्मेल आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं गया, मैंने टेस्ट करा लिया, टेस्ट करा करके टेस्ट आ गया, दोनों टेस्ट पॉजिटिव, मॉन्टेक्स भी आ गया, क्यूबी गोल्ड भी आ गया। और ये टीबी के बैक्टीरिया का होता है, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया मेरे गले में था भाई, कॉमन सी बात है। उस टाइप पे मैंने कहा यार मेरे में तो सिम्टम ही नहीं है। टीबी वाला इंसान जो है वो अलग ही दिखता है, उसके पेन भी हो रहा होता है गले में, मेरे गले में कोई दर्द नहीं है, मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई साला बलगम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसने कहा भाई साहब अभी इन्फेक्शन कम है। तो मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहा भाई ये 6 महीने में बढ़ जाएगा। मैंने कहा फिर क्या करना है, कहता मैं 1 हफ्ते की आपको एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। उसने 1 हफ्ते की एंटीबायोटिक दी, टीबी बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराया, नेगेटिव, सिंपल ये है। और शायद आप में से किसी को पता हो, अभी फैटी लीवर आया था मेरा 3-4 महीने पहले, अगर किसी ने रिपोर्ट देखी हो, आया था ना फैटी लीवर, ग्रेड 3 था मेरा, ग्रेड 3 का मतलब उसके बाद लीवर खराब है तेरा। इस वक्त मेरा फैटी लीवर 0 खत्म, सिंपल। पहले भाई मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, खाना मैं खाता नहीं हूँ, ऐसे सुअर की तरह बढ़ते जा रहे हैं, ये चेहरे पे फैट बढ़ रहा है, यहाँ इतना ज्यादा फैट। मैंने कहा ये क्या है, सिंपल। तो जाकर के मैंने भाई अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने कहा यार ठीक है, मैं अपने टेस्ट करा लेता हूँ भाई पहले, कि मुझे पता चले। मैं सारे विटामिन के टेस्ट करा लेता हूँ, सारे मिनरल के टेस्ट करा लेता हूँ, आयरन की कमी है, किसकी कमी है, जिसकी कमी है वही टैबलेट लेके ठोक दो सारा, सिंपल, ये ठीक हो जाओगे आप, सिंपल। तो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिनसे आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि आपको 6 महीने बाद कौन सी बीमारी होने वाली है। इसलिए मैंने मिनिस्टर्स बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनको 2 महीने पहले तो बता देता होगा भाई डॉक्टर कि ऐसा है मोदी जी, या तो आज इलाज करा लो या 2 महीने बाद फैल जाना, चला लेना, देख, सिंपल है। तो वो लोग फैलते नहीं है, देखा होगा साला घूमता रहता है इधर उधर, कभी जापान जाता है, कभी चाइना जाता है। और एक बार आप जितना हमारा मोदी जाता है इधर उधर, एक बार आप जाना और खाना देना, पेट खराब हो जाना तुम्हारा। भाई जापान में जाता होगा तो इंडियन खाना थोड़ी ना मिलता होगा, तो जापानी लेकिन वो सुशी को पहली बार खाया, साले का छिलका खा के तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन भाई पे खाया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ये चीज बीमार नहीं पड़ता भाई, क्योंकि वही है भाई, पहले ही पता लग जाता है उसे मुझे कौन सी बीमारी होने वाली है। 1 मिनट सुनो, आप जो वो कराते ना ब्लड टेस्ट,
एक आप वो कराते हो शायद यूरिन टेस्ट, ये तो बेकार है। ये मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ भाई, पता नहीं यार शायद आपने ऐसा एक्सपीरियंस कराओ या ना कराओ। कभी ऐसा हुआ है कि आपको टाइफाइड के सिम्टम्स थे हल्के, तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया, लेकिन एक हफ्ते बाद ही वो पॉजिटिव आया, तो आपने कहा पहले वाला डॉक्टर गलत था, रिपोर्ट गलत बना के दे दी थी, एक्चुअली में मुझे टाइफाइड था। ऐसा किसी के साथ हुआ है? आपको टाइफाइड के लक्षण आ रहे, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, या तो उसने कहा कि 2 दिन बाद कराना ये टेस्ट, या उसने तभी टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया, फिर आपने 2 दिन बाद किसी और दुकान से कराया, टेस्ट पॉजिटिव आया। ऐसा होता है। आपको पता होगा टाइफाइड ना एक्चुअली में ब्लड टेस्ट होता है, वो टाइफाइड में ब्लड निकालते हैं अगर आपका वो, और इसके साथ ये दिक्कत होती है भाई, इसमें शुरू में पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। एक कीटाणु, देखो सुनो मेरी बात, मेरे अंदर टाइफाइड वाला कीटाणु घुसा, मान लो इसने मुझे टाइफाइड वाला कीटाणु खिला दिया, इतनी बदतमीज है, कह रही मरे आराम ज्यादा इसने भाई खाने में टाइफाइड वाला सल्मोनेला मिला के मुझे खिला दिया। अब एक बात बताओ यार, अगर मुझे सुनो तो, अगर मुझे टाइफाइड वाला बैक्टीरिया आप खिला दोगे तो मेरे टेस्ट में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। आज ही कराओगे तो नेगेटिव आएगा, कल कराओगे नेगेटिव आएगा। खाया मैंने आज, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया खाओ तो टेस्ट कराओ, नहीं आएगा सारा माइनस में आएगा, कल करा लेना माइनस में आएगा, वो कम से कम 4 दिन बाद प्लस में आएगा। ये दिक्कत होती है इसके साथ, क्योंकि टाइफाइड वाला बैक्टीरिया प्लस में तब आता है जब वो करोड़ों में हो जाता है, करोड़ों में होने में उसे 4 दिन लगेंगे तुम्हारे शरीर में। तो ये दिक्कत है। किसी कोई तुम्हारे घर में अगर मेडिकल का कोर्स कर रहा हो, कोई डॉक्टर से रिलेटेड कुछ कर रहा हो, एक बार उससे बात करना, वो बताएगा कि ये टेस्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट साले तब पॉजिटिव आते हैं जब कीटाणु करोड़ों हो जाते हैं, तब पेशेंट की आत्मा चली होती है। इसलिए आप शुरू में ही करा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। शुरू में करा लोगे तो ना तो दूसरे को फैलाओगे और सही भी जल्दी हो जाओगे। आप बोल गए कोरोना में आरटीपीसीआर करा रहे थे, इसीलिए करा रहे थे आरटीपीसीआर, सिंपल आपका, क्योंकि आरटीपीसीआर वो टेस्ट है जिससे शुरू में ही पता लग जाएगा, 4 दिनों में तो नहीं फैलाएगा, वरना फैलाता चला जाएगा। ये सारी बातें लिखी हुई हैं भाई बुक के अंदर, किताब में आ जाओ। अगला टॉपिक है इससे अगला, पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, बोलूं? चलो, अरे सुनो, किसी बीमारी का शुरू में इलाज कराना अच्छा रहता है या बाद में इलाज कराना अच्छा रहता है? ये पहली लाइन पढ़। यू नो दैट, आप जानते हो, किसी भी बीमारी का इफेक्टिव इलाज कराना तब सही रहता है जब शुरू में अर्ली डायग्नोस और अर्ली समझ आ जाए। ये लिखा है। फिर देखो लिखा हुआ है यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, ये रहा कन्वेंशनल पुराने जमाने के तरीके, तुम पेशाब की जान, ये पुराने जमाने के, दोबारा पढ़ लो भाई। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड, आप जो पुराने जमाने के तरीके लगा रहे हो, जैसे सिर्फ मतलब खून की जांच या यूरिन एंड पेशाब की जांच जो है, इससे अर्ली डिटेक्शन नहीं होता, ये इससे नहीं होता अर्ली डिटेक्शन भाई। कहता रहा हूँ टीबी का बैक्टीरिया खा लेना और इलाज ये करा लेना, आपका टेस्ट नेगेटिव आएगा, आप कहोगे अरे मैंने तो टीबी का खाया फिर भी नेगेटिव है। नेगेटिव है भाई, 4 दिन बाद पॉजिटिव आएगा जब वो क्रूड हो जाएगा। लेकिन ये जांच बहुत अच्छी होती है भाई, टीबी का बैक्टीरिया खाना और तभी के तभी कराना, प्लस आ जाएगा। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया खाओ और कराओ, माइनस आएगा। तो ये दिक्कत है, ये तब आते हैं प्लस में जब कीटाणु बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये एक भी कीटाणु होना तुम्हारे शरीर में ढूंढ के प्लस हो जाएगा, और डॉक्टर आपको कह देगा भाई तेरे शरीर में कीटाणु ढूंढ रहा है, तब में बीमारी। ये लिखा हुआ उसने, आप देखो आगे देखो, अगली लाइन में लिखा होगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला टेस्ट हो गया, पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन लिखी हुई है, एलिशा की भी लिखी हुई है, एंजाइम इम्यूनोफॉर्मेट ऐसे करके लिखा होगा, सिंपल लिखा होगा। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और बीमारी का इलाज हो जाता है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कौन से वो 3 टेस्ट हैं जिनसे बीमारी का शुरू में पता लग जाता है, वो ये है भाई। और ज्यादा महंगे नहीं होते भाई, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2500-3000 रुपए में हो जाते हैं। पीसीआर आपका 1500 रुपए का होता है या आपका 600 रुपए का होता है, ये हर लैब में अलग अलग है। तो यार 3-4-5 रुपए का टेस्ट करा के अगर हम अपने फादर मदर को ये पता लगा रहे हैं कि 6 महीने बाद कौन सी बीमारी है, आज ही पता लग रही है, उससे बेहतरीन तो कुछ नहीं है ना। फिर आप क्या 180 रुपए का मुंह देख रहे हो, सिंपल ये। तो ये टेस्ट कराओ तो ज्यादा बेटर रहता है, सिंपल। ये आपका खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट में हम लोग अपनी क्लासेस में कर लेंगे, आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे इससे आगे का पढ़ा।